हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा भी आप लोग ने भी देखा कि आरबीएसई की नई गाइडलाइंस आ गई है। आरबीएसई की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अपना जो सिलेबस है वो कम कर दिया है, 40% कम कर दिया है। और 40% में जो कम किया है वो इस चैप्टर में से भी थोड़ा बहुत कम किया है। और इसके अलावा जो डिसोल्यूशन चैप्टर था वो हटा दिया गया है। फिर कंपनी वाले में भी एक आध चैप्टर कम किया है, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, और जितना हमने पढ़ लिया है, देखो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और जो हटाया है वो इसके बाद वाला पार्ट ही हटाया है। मतलब अपना कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, हमने जितना पढ़ा है वो सब चीज़ आने वाली है, ठीक है। और उसके जितने भी पहले चैप्टर्स भी हमने पढ़े, जैसे फर्स्ट चैप्टर था तो उसमें से भी कुछ डिडक्ट नहीं हुआ है। सेकंड चैप्टर एडमिशन, उसमें भी कोई भी चीज़ नहीं हटाई है। जो चीज़ें हमने पढ़ी है सारी चीज़ें आने वाली है। तो अब देखो, ये अवकाश ग्रहण, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, ये दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। अवकाश ग्रहण करना मतलब क्या होता है कि हम लोग, एक पार्टनर है जो फर्म को क्या कर रहा है, छोड़कर जा रहा है। और मृत्यु पर भी क्या होगा, जो एक पार्टनर थे उसकी डेथ हो गई है, मतलब वो भी इस फर्म को छोड़कर जा रहा है। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो दोनों केस में लगभग क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ेगा, तो इसका जो पैसा मुझे देना है ना, जो पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका जो मुझे पैसा देना है, मैं डायरेक्टली उसी पार्टनर को दे सकता हूँ। लेकिन मृत्यु में क्या हम ऊपर जाके उसको देंगे पैसा? नहीं। तो हम इसके जो वारिस होते हैं हम उनको पैसा देते हैं, बस यही डिफरेंस है। बाकी हाँ, एक चीज़ का और डिफरेंस है कि अवकाश जो ग्रहण करता है वो तो ये बता के करेगा कि भाई मैं इस दिन से अब इस फॉर्म में नहीं आऊँगा, मतलब पार्टनर नहीं रहूँगा। पर मृत्यु ये किसी के भी हाथ में नहीं होती है, कभी भी हो जाती है। बस इसके अलावा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो चीज़ें हम लोग ने अभी तक रिटायरमेंट में पढ़ी है वो सारी चीज़ें किस में आएगी, डेथ में भी आएगी, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है इसमें। साझेदार के अवकाश ग्रहण का अर्थ व विधियाँ वो देख लिया हमने। नए लाभ विभाजन अनुपात व फायदे का अनुपात ये पढ़ लिया हमने। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर ख्याति संबंधी लेखा व्यवहार, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर संपत्ति का पुनः मूल्यांकन तथा दायित्व के पुनः निर्धारण पर पुनः मूल्यांकन संबंधी लेखा व्यवहार, ये सारी चीज़ें अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ी है। और अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर संचित लाभ हानियों व संचयों का लेखा व्यवहार, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ दी थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो हटी नहीं। और बिल्कुल सही समय पर क्या आया है कि आरबीएसई की गाइडलाइन है कि भाई आपका सिलेबस कम कर रहे हैं हम लोग। तो सिर्फ हमने को ये एक टॉपिक पढ़ना है कि जो साझेदार छोड़कर जा रहा है फर्म को, है ना, इन दोनों के वजह से, तो उसको मुझे अमाउंट कितना पे करना है वो हमें निकालना है। कि हमें देखो देय राशि का निर्धारण एवं भुगतान, वो हम देय राशि कैसे निकालेंगे और उसका भुगतान कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें हमें खाली पढ़नी है। इसके अलावा जो कैपिटल एडजस्टमेंट था, इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी, वो सारी चीज़ें हट गई है, ठीक है। तो तुम भी ये नोट डाउन कर लेना कि तुम्हें रिटायरमेंट में खाली सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलो अब ये टॉपिक पे भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर भी अपना फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। अब क्वेश्चन करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बैलेंस शीट वाला फुल फ्लैश क्वेश्चन है। एक्स, वाई तथा जेड एक फॉर्म में साझेदार थे और लाभ को 1, 2, 1, 3 और 1, 6 के अनुपात में बांटते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को सही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो वो हमें सही करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2016 को फर्म की स्थिति विवरण इस प्रकार थी। एक पूरी हमें एक बैलेंस शीट दी गई है। जैसे हमें बैलेंस शीट एडमिशन में दी गई थी, ऐसे ही हमें एक बैलेंस शीट यहाँ पर भी दी गई है। क्वेश्चन को हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है, बस सिर्फ 2-3 चीज़ें अलग है। जैसे यहाँ वहाँ पर हम लोग पहले कौन सा रेशो निकालते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे। अब यहाँ पर हमें गेन रेशियो निकालना है। एक तो ये डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पर एक साझेदार छोड़कर जा रहा है तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ करनी है वो अलग होगा, बस बाकी सब चीज़ सेम है। तो ये बैलेंस शीट हमें ऑलरेडी दे रखी है। अब देखते क्या एडजस्टमेंट है। उपरोक्त तिथि को वाई निम्नलिखित शर्तों पर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है। वाई छोड़कर जा रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 किया जाएगा और फर्म की खाता पुस्तकों में इसे नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। वैसे भी हम नहीं दिखाते। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपये है। ये पूरे फर्म की ख्याति है। हमें फर्म की ख्याति से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ किसका हिस्सा निकालना है, तो वाई का हिस्सा निकालना है, वो हमें आता है। और वाई का हिस्सा निकालने के बाद एक्स और जेड ये दोनों किसे देंगे, वाई को देंगे, ठीक है।
फिर मशीन पर 10% और मोटर वैन पर 15% का हास्य लगाया जाए तो मशीन और मोटर वैन पे हम डॉट लगा देंगे। फिर स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि की जाए तो बिल्डिंग और स्टॉक पर हम डॉट लगा देंगे। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में 975 बढ़ाया जाए तो ये हम लोग डेटर्स पर डॉट लगा देंगे। ये हमने लगा दिया डेटर्स पे डॉट। और फिर इसके बाद एडजस्टमेंट है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान ये हो गया। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 का दायित्व बनाया जाएगा। यहाँ पर कोई भी हमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति नहीं दी गई तो ये अलग से हमें इसका दायित्व बनाना है। यह निर्णय किया गया कि भविष्य में x तथा z लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। तो ये हमारा नया अनुपात हो गया। तो हमें पहले फायदे का अनुपात निकालना होगा। आप पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते व वाई के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात फर्म की स्थिति विवरण बनाइए। ठीक है, बना लेंगे। बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। तुम लोग भी अकाउंट्स ड्रॉ कर लो, साथ में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड्स कर लिया हमने, डॉट भी लगा दिए। अब जो अपना फर्स्ट स्टेप है, जो हम लोग बैलेंस शीट को लिखते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो देखो अकाउंट सारे बन गए हैं अपने। तुम लोग भी फटाफट अकाउंट्स को बना लो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप अपना क्या है, जो भी बैलेंस शीट में दिया होगा वो हमें कहीं ना कहीं लिखना है। तो सबसे फर्स्ट उसमें क्या दिया है, कैश एट बैंक 1250 ना। तो कैश एट बैंक को हम लोग कहाँ लिखते हैं, एसेट में। देखो अब कैश एट बैंक को अभी तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाहर लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है कि जो साझेदार छोड़ कर जा रहा है उसको अगर हम पैसा दे रहे तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, अदरवाइज इसको कहाँ लिखना है, बाहर ही लिखना है। फिर हमें क्या दिया है, डेटर्स 8000, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डेटर्स और 8000 अंदर लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, ये लिख दिया हमने डेटर्स। फिर उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक का मूल्य हमें दिया हुआ है 12500, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टॉक 12500 और एक लाइन हम छोड़ देंगे। स्टॉक के बाद है मोटर वैन 4000, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग मोटर वैन 4000 और एक लाइन छोड़ देंगे। मोटर वैन के बाद है मशीनरी 17500, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मशीनरी 17500, ये भी यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है बिल्डिंग 22500, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बिल्डिंग 22500 और एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब लायबिलिटी साइड में देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स दिया है 9500, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स और सीधा बाहर लिख देंगे 9500, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल हमें दिया हुआ है 2500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। बिल्स पेएबल के बाद दिया है रिजर्व फंड और कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल को तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कैपिटल में लिख देंगे 20000, ये है 15000 और ये है 12500, ये लिख दिया। फिर रिजर्व फंड को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे रिजर्व फंड। अब उसके लिए हमें पहले जो अनुपात दिया हुआ था उसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग बनाएंगे। जो रेशो जो क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या दे रखा था, 1/2, 1/3 और 1/6। सबका अभी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ 6 सबको 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 और इसको कुछ भी नहीं करना है 1/6। तो ये आंसर रेशो क्या आ गया इनका, 3:2:1। तो अब जो रिजर्व फंड है, जो भी रिजर्व है वो हम कौन सा अनुपात में बांटेंगे, 3:2:1 के अनुपात में बांट देंगे। तो इसमें आ जाएगा कितना दिया, ये 6000, तो इसमें आएगा 3000, इसमें आ जाएगा 2000 और इसमें आ जाएगा 1000। ठीक है, ये आ गया अपना रिजर्व फंड। फिर अब एक एक एडजस्टमेंट हम लोग करते जाएंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9000 दिया हुआ है, तो अब हमें फर्म की ख्याति दी है, तो ये हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, फर्म की ख्याति। फर्म की ख्याति हमें दी है 9000। अब 9000 नहीं चाहिए हमें, किसका हिस्सा चाहिए, तो वाई का हिस्सा चाहिए। तो वाई का हिस्सा इसमें से कैसे निकालेंगे, ये 9000 में से वाई का हिस्सा कितना है, तो 2/6, तो ये लिख देंगे हम लोग 2/6। अब ये 1 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 3000, तो वाई का हिस्सा कितना आ गया, 3000 आ गया। अब ये 3000 कौन किसको देंगे, तो x और z किसको देंगे, y को देंगे। अब यहाँ पे हमें नया अनुपात दिया हुआ है, तो हमें पहले कौन सा अनुपात निकालना पड़ेगा, फायदे का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं हम लोग फायदे का अनुपात। फायदे का अनुपात, अब बताओ इसमें फॉर्मूला क्या आता है, तो नया अनुपात
और उसमें हम माइनस क्या कर देंगे, पुराना अनुपात। ठीक है, अब इसका देखो, पहले x का जो नया अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:2, मतलब 3/5 माइनस पुराना अनुपात कितना है, तो 3/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 3 ज़ा 18 और 5 3 ज़ा 15 अपॉन कितना आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा आंसर 3/30। ठीक है, ये तो हो गया x का। अब ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, z का। 2/5 माइनस z का है 1/6, तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 30, तो इसका आ जाएगा 7/30। तो फ़ायदे का अनुपात कितना आया, 3:7। तो हम जो गुडविल यहाँ पर आई है 3000, इसको हम क्या करेंगे, 3:7 के अनुपात में बांट देंगे। अब देखो, पहले समझना हम लोग लिख कैसे रहे यहाँ पर। ये गुडविल किसको मिलने वाला है, y को, और कौन देने वाला है, तो x और z। तो अब y के सबसे पहले क्रेडिट में, क्योंकि जिसको मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये 3000 को 3:7 में जब हम बांटेंगे तो आएगा 900 और 2100। ये y को मिल गया। अब ये y को मिला है तो देगा कौन, x और z। तो x के डेबिट में और z के डेबिट में पहले अमाउंट लिखो। अब इसकी एंट्री, जैसे नॉर्मली इसकी एंट्री क्या है बताओ, x और z दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट और y का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब y में अमाउंट लिखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई x कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई z कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे x और z में अमाउंट लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया अपना इसका गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, बस एक एक को जो एडजस्टमेंट दिया उसको प्लस माइनस करते जाना है। तो पहला क्या दिया है, मशीनरी पर 10% और मोटर वैन पर 15% का हाथ से लगाया जाएगा। तो मशीनरी पे 10%, तो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ये आ जाएगा 1750। 1750 माइनस करने के बाद अमाउंट हम कर लेंगे 054, तो ये आ जाएगा 7 6 तो 5 15,750। अब ये अपने लिए लॉस है, तो लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू मशीनरी अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 1750। ये लिख दिया हमने मशीनरी का अमाउंट। फिर किस पे लगाना है, मोटर वैन पे 15%, तो इसमें से भी हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 15%, जो आएगा 600, और बाहर कितना आ जाएगा 3400। ये भी लॉस है अपने लिए, तो लॉस हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर टू मोटर वैन अकाउंट, और ये अमाउंट लिख देंगे 600। ये हो गया दोनों अपना, दोनों पे हाथ से लगा दिया। फिर स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि करनी है। चलो पहले स्टॉक पर करते हैं। हमें क्या करनी है, वृद्धि मतलब क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन। कितना करना है, 20%। इसका 20% कितना आ जाएगा, 2500। फिर ये प्लस करके बाहर लिख देंगे हम लोग 15,000। अब ये अपने लिए क्या हो गया, फ़ायदा। तो फ़ायदा हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसके क्रेडिट साइड में। बाई स्टॉक अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा, 2500। फिर बिल्डिंग पर भी करनी है। बिल्डिंग पर हमें 10% का अप्रिसिएशन करना है, तो कर देंगे, कितना आएगा अमाउंट, 2250, और बाहर कितना आ जाएगा, तो 24,750। ये भी अपने लिए फ़ायदा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाई बिल्डिंग अकाउंट 2250। ये सब कुछ सेम जैसे हम लोग ने एडमिशन वाले चैप्टर में किया था, सारी चीज़ें सेम है। इसके बाद क्या है, देखो, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में 975 बढ़ाया जाए। देखो, अगर तुम लोग बैलेंस शीट में देखोगे तो पहले से ही 250 दिया हुआ था, उसमें हमें 975 और बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, अपने डेटर्स में से माइनस करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले 250 तो था, उसमें 975 और बढ़ा देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, ये टोटल देखो तो ये आ जाएगा 5, फिर 2, फिर 9 10 11 12 1225, और ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा 775, और ये 6। तो यहाँ पर कितना लिखना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर तुम लोग ने गलती से यहाँ पर 1225 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 250 तो पहले से ही था। तो अभी लॉस कितना हुआ है, सिर्फ 975 रुपये का। ठीक है, वो लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 975। अब नेक्स्ट क्या दिया है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 का दायित्व बनाया जाएगा। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो पहले क्या करेंगे, यहीं पे अलग से एक लाइबिलिटी क्लियर करेंगे। तो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये अमाउंट कितना है, तो 825, तो यहाँ पर लिख देंगे 825। इसका सेकेंड इफेक्ट लॉस है अपने लिए ये, तो टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन
825 ये लिख दिया। इसके बाद अपने सारे एडजस्टमेंट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब एडजस्टमेंट ख़त्म हो गए तो सबसे पहले हम लोग कौन सा खाता बंद करेंगे, तो हम लोग करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी सेम तरीके से क्लोज करना है जैसे हम लोग एडमिशन में करते थे, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि वहाँ पे हम लोग 2 साझेदारों में बांटते थे, यहाँ पे हम लोग ये 3 साझेदारों में बांटेंगे। क्यों? बिकॉज तीनों भी पुराने साझेदार है। तो अब जो वाई जा रहा है, फिर नए साझेदार कौन होंगे, XZ। तो पुराने कितने, 3। तो जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो हम लोग तीनों में बांटेंगे। चलो चेक करते हैं कि कौन सी टोटल ज़्यादा है। तो इधर का तो पता चल रहा है 4750, इसकी टोटल एक बार कर लेते हैं। तो ये टोटल आएगी 1750 प्लस 600 प्लस 975 प्लस 825। इधर की टोटल आ रही है 4150, तो यही टोटल ज़्यादा है 4750। यहाँ पर भी 4750 और 4150 माइनस करेंगे तो यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, 600। अब ये 600 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आया तो प्रॉफिट, ये तीनों साझेदारों में यहाँ पे बांट देंगे। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये तीनों में बांट देंगे X, Y और Z, वो इनके अनुपात में। तो 300, 200 और ये 100। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, इधर क्रेडिट साइड में बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें आ गया 300, फिर 200 और फिर ये 100। ठीक है, ये आया समझ में तुम्हें अच्छे से। अब हमें कौन सा खाता बंद करना है, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है क्या, देखो यहाँ पे पहले 3 साझेदार थे, अब उसमें से एक साझेदार जो है वाई, वो क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो उसका अब बैलेंस नहीं बचेगा, उसका जो भी पैसा होगा या तो हम वो चुका देंगे, जैसे मैंने बताया था, या तो उसका पैसा हम चुका देंगे, या फिर अगर पैसा नहीं होगा तो उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर इसकी टोटल कितनी आती है, 15, 17, 17, 3, 20, 20,200। यहाँ बच रहे हैं 20,200, यहाँ पर भी लिखेंगे 20,200। और सबसे पहले हमने किसका अकाउंट बंद किया, वाई का, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसका बैलेंस नहीं आएगा ना। ये अमाउंट को देखो, क्या हमारे पास कैश है, इतना कैश कितना है, खाली 1250, हमारे पास कैश नहीं है, तो हम इसको इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ये अमाउंट को हमें क्या करना है, वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। हमेशा याद रखना, अगर वाई में कुछ भी नहीं दिया है तो जितना भी अमाउंट आएगा वो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाना है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में, यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाइज लोन अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 20,200। आया समझ में, ये लोन को हम लोग ने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब सिंपल है, एक्स और जेड को जैसे हम लोग नॉर्मली क्लोज करते हैं वैसे क्लोज करना है, और क्या निकालना है यहाँ पर, बैलेंस कैरी डाउन। कैसे, देखो x का 23,300, तो टोटल आ जाएगा x का 23,300, यहाँ पर भी लिख दो 23,300, और 23,300 में से 900 घटाओगे तो कितना बचेगा, 22,400। ये आ गया x का। अब z का 12, 13, 13,600 यहाँ पर टोटल, यहाँ पर भी टोटल आ जाएगी 13,600, और 13,600 में से हम लोग माइनस करेंगे 2100, तो 11,500। ये बच गया इधर का टोटल। और ये हम लोग कहाँ लिख देंगे, तो अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट x और z। x में आया है 22,400 और इसमें आया है 11,500, और इसकी टोटल 33,900 बैलेंस शीट में। चलो अब देखते हैं कि क्या हमने बिल्कुल सही किया है, क्या हमारी टोटल बिल्कुल सही आ रही कि नहीं, दोनों साइड की चेक करते हैं। तो 9,500 प्लस 2,500 प्लस 825 प्लस 20,200 प्लस 33,900, ये टोटल आ रही है 66,925 आ रही है डेबिट साइड में, 66,925। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर यूज़ करने का, तुम लोग बिल्कुल भी यूज़ मत करना, है ना। 3,400, 15,750 प्लस 24,750, तो ये आंसर आ गया है 66,925। जितना हो सके तुम इसको मैन्युअली करना, मतलब खुद से टोटल करना। एक साथ टोटल अगर नहीं होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में करो, जैसे ये दोनों जोड़ लिया, फिर जो आया इसको जोड़ लिया, ऐसे। और जितनी हो सके मैन्युअली टोटल करते हैं वैसे ही प्रैक्टिस करना, बिकॉज टोटलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि सर टैली नहीं हो रहा था, टैली क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी मिस्टेक थी प्लस माइनस, इसलिए टैली नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं। तो प्रैक्टिस करो जितनी तुम लोग टोटल ये खुद से करके एक बार में टैली कर सको, ठीक है। आया समझ में तुम्हें?
में सेम क्वेश्चन था जैसे हम लोग ने एडमिशन में किया था, वैसे ही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक ये डिफरेंट है, यहाँ पर हम लोग तीनों में बांटते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। आगे के जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, हमें सिर्फ वाई का जो अकाउंट बनाना होगा जिसमें वाई के जो जितना अमाउंट है वो हमें निकालना है, हमें बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, चलो ये एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे का क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेलो ऑल, क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तुम लोग ने एटलीस्ट ये देख लिया कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उसमें ये लिखा भी नहीं है कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो पक्का नहीं आएगा। तो उसमें ये बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर और जो डेथ होता है उसके पार्टनर की जो अमाउंट हमें पे करनी है वो हमें निकालना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चन आएगा वो हमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना होगा, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है या फिर जो पार्टनर छोड़ कर जा रहा है, सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स हैं P, Q और R। यहाँ पर हाँ Q या तो छोड़कर जा रहा है या फिर Q की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि सिर्फ Q का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। हम लोग पहले देख लेते हैं कौन से केस में, रिटायरमेंट के केस में देख लेते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि डेथ में क्या डिफरेंस होगा वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमें बैलेंस शीट में दे रखा होगा, क्यू के कैपिटल बैलेंस कितना है वो दे रखा होगा। फिर अगर रिजर्व कुछ हुआ है, कुछ बैलेंस शीट में है, तो उस रिजर्व में क्यू का कितना शेयर है वो हमें लिखना है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे और उसमें भी क्यू का जितना शेयर है खाली वही हमें लिखना है। फिर कोई भी टाइप का दूसरा अगर रिजर्व होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो सारे रिजर्व का हमें क्यू का जो शेयर होगा वो लिखना है। ठीक है ना, ये टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली कब आएगा, जब हमें बैलेंस शीट की डेट दे रखी है, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2018 और क्यू रिटायर हो रहा है समझो 30 जून 2018 को। ठीक है, क्यू रिटायर हो रहा है 3 महीने के बाद में। देखो बैलेंस शीट कब बनी थी अपनी, लास्ट मार्च में बनी थी, और रिटायर कब हो रहा है, जून में, मतलब अप्रैल मई जून, आफ्टर 3 मंथ क्यू क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। डेथ थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्यू यहाँ पे पहले रिटायरमेंट का पढ़ लेते हैं। अब ये 3 महीने का क्यू क्या क्या हिस्सा मांगेगा, तो सबसे पहले हो सकता है वो बोलेगा कि उसके 3 महीने का हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ सकता है, 3 महीने की उसकी सैलरी आ सकती है ना, 3 महीने का उसका प्रॉफिट का शेयर, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, प्रॉफिट का शेयर निकालना इंपॉर्टेंट है। जो 3 मंथ का उसका जो प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा उसका भी शेयर हमें उसको देना पड़ेगा। ठीक है ना, निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे नॉर्मली हमें लास्ट ईयर का, पूरे साल का हमें प्रॉफिट दिया होगा, बस सिंपल है। अब लास्ट ईयर के पूरे साल का प्रॉफिट दिया है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना, वो जो नेट प्रॉफिट है वो इनटू इसका शेयर, मतलब प्रॉफिट शेयर जो भी इसका शेयर होगा, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12। करेक्ट, मतलब पूरे साल का प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर दे दिया और ये साल बोला कि सेम प्रॉफिट होगा, और शेयर हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, और नंबर ऑफ मंथ कितने लग रहे हैं, तो 3 मंथ, जिस ड्यूरेशन का हम लोग प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, तो 3/12। ये जो भी आंसर आएगा वो किसका शेयर होगा, प्रॉफिट का शेयर होगा, और ये जो आंसर आएगा वो हमें कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हमें लिखना है। सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन करते हैं, बिकॉज साल के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर को उसके प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं। नॉर्मली हम कब देते हैं, ये पूरा साल खत्म होने के बाद, तो कौन सा अकाउंट लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन यहाँ पर हम साल के बीच में उसको क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और अगर फर्म में इस
टाइम पीरियड के बीच में अगर लॉस हो गया होगा तो ये लॉस हम लोग कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है ना, एग्जाम में पूछते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का हम लोग इफेक्ट कहाँ कहाँ पर देते हैं। तो एक तो याद रखना पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिकॉज इसकी एंट्री क्या होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, और टू जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर होता है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो देखो क्यू के क्रेडिट साइड में तो लिख दिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या बैलेंस दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस सारे हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इतना सा तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गई एक एंट्री। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका जो गुडविल का शेयर होगा ना, गुडविल का शेयर कौन किसको देगा, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, मतलब पी और आर, तो यहाँ पर आ जाएगा इनके गुडविल का अमाउंट, ये सब आ गया। फिर और इसके जो रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा तो ये साइड आ जाएगा, और लॉस होगा तो वो हम लोग इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर अब और कुछ भी नहीं, फिर इस अकाउंट को हमें क्या करना है, क्लोज करना है ना। फिलहाल समझना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट ना। इस अकाउंट को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो अपने पास ये पेमेंट करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके मैंने सिखाया था। पहला, या तो पूरा का पूरा पैसा कैश में दे दो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अगर हमारे पास इनफ मनी है तो पूरा का पूरा पैसा हम लोग उसको कैश में दे देंगे। सेकंड, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने क्या किया है, उसको जो भी बैलेंस है उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर कैश के बदले क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट आ जाएगा। किसका, क्यूज लोन अकाउंट। और तीसरा ऑप्शन, थोड़ा हम पैसा दे रहे हैं और बाकी का अमाउंट हम लोग लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टू लोन आ जाएगा, और जितना हमने पैसा दिया है वो क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में तुम्हें। ये हो गया कौन से केस में, रिटायरमेंट के केस में। अब हम लोग देखते हैं डेथ वाले केस में ना। डेथ वाले केस में जितनी भी हम लोग ने यहाँ पर वर्किंग की है, सारी वर्किंग सेम एज इट इज करनी है। ये जो प्रॉफिट का शेयर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब कुछ हमें सब सेम करना है। सिर्फ एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, क्या, तो यहाँ पर अब इसका जो भी बैलेंस आएगा वो हम इसके रिप्रेजेंटेटिव में ट्रांसफर कर देंगे, वो तुम्हें याद रखना है बस। क्यों, बिकॉज क्यू की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो अब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है तो हम लोग उसको तो अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं डायरेक्टली, हम किसको पे कर रहे हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या बोलते हैं अपन, वारिस को पे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसका जितना भी बैलेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करना है, उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव लिख लो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिख लो, और फिर तुम्हें यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखो अलग अलग नाम से आ सकता है, रिप्रेजेंटेटिव आ गया, लीगल हेयर्स आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, वो सारे सेम है। तो सबसे पहले ये बैलेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। ये पैसा कहाँ से आया, तो क्यू के कैपिटल से हम लोग ने बैलेंस को ट्रांसफर किया। अब जो पेमेंट के मेथड्स थे कौन से, वही सेम, या तो हम पूरा का पूरा कैश दे देंगे, या हम अमाउंट को लोन में ट्रांसफर कर देंगे, या थोड़ा पे करेंगे थोड़ा लोन। वो सब चीज़ कहाँ करेंगे, इस अकाउंट में करना है। मतलब अगर मैंने इसको कैश पे कर दिया तो क्या लिख देंगे, टू कैश लिख देंगे, और अगर मैंने इसको लोन में ट्रांसफर कर दिया तो क्या लिख देंगे, टू लोन अकाउंट। कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट, और या फिर थोड़ा कैश थोड़ा लोन, तो ये आ जाएगा। और फिर भी बैलेंस बच गया तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके इस अमाउंट को कहाँ लिख देंगे हम लोग, बैलेंस शीट में लिख देंगे। बस इतना सा याद रखना है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ये अच्छे से समझ लो। बस इसी पे क्वेश्चंस आएंगे इस बार, चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये लिख लो अच्छे से, कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।